Hello and welcome you all. This is Kaveri Patil and today we are continuing our ongoing lecture series of ancient Indian knowledge tradition. In this particular series, today we are going to cover the Indian School of Philosophy, which is part 3 of our lecture. इसके पहले part 1 जिसमें हमने literature cover किया था and part 2 जिसमें हमने scientific advancement को cover किया था वो already upload हो चुका है. आप जाकर उसको देख सकते हैं. So here we are discussing today Indian School of Philosophy. ठीक है, तो start करते हैं. ठीक है, सबसे पहले इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी को समझने के पहले आपको ये जानना होगा कि फिलोसॉफी होती क्या है. तो फिलोसॉफी इज बेसिकली अ सिस्टमेटिक स्टडी अबाउट जनरल एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस. ठीक है, तो किसी जनरल एंड फंडामेंटल क्वेश्चन की सिस्टमेटिक स्टडी को ही हम फिलोसॉफी कहते हैं. अब फंडामेंटल क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? तो फंडामेंटल क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल वर्ल्डली बीइंग्स जो हमारे आसपास मौजूद है. दैट इज द जनरल क्वेश्चंस, है ना, जो आपके मन में होता है कि लाइक लाइफ आफ्टर डेथ क्या है, व्यक्ति की अगर डेथ हो गई तो उसके बाद वो कहाँ पर जाएगा. तो ये कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन को कुछ फिलोसोफर्स के द्वारा एड्रेस किया गया और उसको ही हम इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी में पढ़ते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक जो स्कूल है उसे हम बोलते हैं आस्तिक और एक स्कूल जो है उसे हम बोलते हैं नास्तिक. आस्तिक स्कूल बेसिकली बिलीव करता है वेदास की ऑथोरिटी के ऊपर. ठीक है, ये मानता है कि वेदास आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑथोरिटी. अगर आपको जनरल एंड फंडामेंटल क्वेश्चन को एड्रेस करना है तो आप वेदास का सहारा ले सकते हैं. ये मानने वाला जो स्कूल है दैट इज द आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी. ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब इस पर्टिकुलर आस्तिक स्कूल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. दोज हु आर डायरेक्टली बेस्ड ऑन वैदिक टेक्स्ट. ठीक है, जो ये मानते हैं कि आपको सीधा ये क्वेश्चन के आंसर वैदिक टेक्स्ट से ही मिल जाएंगे, उसको हम दो पार्ट में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज मीमांसा स्कूल एंड वेदांता स्कूल. आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फिलोसॉफीज आर डायरेक्टली बेस्ड ऑन द वेदास. ठीक है, तो इसमें एक वेदांता स्कूल है और एक मीमांसा स्कूल है. एक और पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि मीमांसा जो है वो वैदिक रिचुअल पे फोकस करता है और जो वेदांता है ये वेदास के फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पे फोकस करता है. ठीक है, अब हम और इसके आगे पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको और चीज़ें क्लियर होती जाएगी. ठीक है, तो कुछ जो आस्तिक स्कूल है वो वेदास के ऊपर डायरेक्टली बेस्ड है बट कुछ जो है वो इंडिपेंडेंट ग्राउंड पर बेस्ड है. इनमें क्या आते हैं तो इसमें सांख्य आता है, योग आता है, न्याय आता है और वैशेषिक आता है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आस्तिक स्कूल बेसिकली क्या है. तो वेदास ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑथोरिटी है इक्वल्स टू आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी. ठीक है, नास्तिक सो आप बोल सकते हो अपोजिट ऑफ आस्तिक, जो वेदास को अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑथोरिटी नहीं मानते हैं, दैट इज नास्तिक स्कूल. ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें 4 स्कूल ऑफ फिलोसॉफी डेवलप हुई. दैट इज बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, जैन फिलोसॉफी, चारवाक फिलोसॉफी एंड अजीविक फिलोसॉफी. ठीक है, तो आपको आस्तिक स्कूल में क्या होता है और नास्तिक स्कूल में क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा. चलो हम आगे चलते हैं और सबसे पहले हम जो इंडिपेंडेंट ग्राउंड्स पर बेस्ड है उन स्कूल की बात करते हैं. जैसे हमने बात की थी कि योग, सांख्य, वैशेषिक, है ना, और न्याय, ये जो है बेसिकली इंडिपेंडेंट ग्राउंड पर बेस्ड है. बट किसका पार्ट है? आस्तिक फिलोसॉफी का. ओके, सबसे पहले इन फिलोसॉफी को समझने के पहले आपको कुछ टर्म्स यहाँ पर आएंगी, उन टर्म्स को हम समझ लेते हैं. देखो, अगर आपको कहीं पर भी ये टर्म आ रहा है पुरुष, ठीक है, या फिर ये टर्म आ रहा है ब्रह्मा, ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर एक सुप्रीम रियलिटी की बात कर रहे हैं. ओके, तो हम यहाँ पर एक सुप्रीम रियलिटी की बात करेंगे अगर कहीं पर भी वर्ड आ रहा है पुरुष या फिर ब्रह्म. ठीक है, और अगर कहीं पर आपको वर्ड आ रहा है प्रकृति तो यहाँ पर हम एक तरीके से मटेरियलिस्टिक रियलिटी की बात करेंगे. जैसे आपको ये कंसेप्ट पता होगा कि आत्मा शरीर के अंदर होती है. ठीक है, तो ये जो आत्मा है ये बेसिकली एक सुप्रीम रियलिटी का पार्ट है, तो इट इज अल्टीमेटली पार्ट ऑफ पुरुष. ठीक है, या फिर इट इज अल्टीमेटली पार्ट ऑफ ब्रह्म. ओके, अब उसको किसने कवर करके रखा हुआ है? तो उसको बॉडी ने कवर करके रखा हुआ है. तो बॉडी क्योंकि इट इज
एक तरीके से मटेरियलिस्टिक चीज़ है, ठीक है, ये खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये जो है बेसिकली ये आपकी होती है प्रकृति, ठीक है। अदर देन सुप्रीम रियलिटी ऑल थिंग्स इन द नेचर आर द प्रकृति, ठीक है। प्रकृति को बहुत जगह पर माया भी कहा जाएगा, तो आप इस चीज़ को समझ के रखना, ओके। सो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक पुरुष है, एक प्रकृति है। पुरुष जो है वो प्रकृति के अंदर आ गया है, और अब जो है अगर हमारा हिंदुइज्म का मेन पर्पस उसको फुलफिल करना है, हिंदुइज्म का मेन पर्पस क्या होता है, तो मोक्ष का अटेनमेंट या फिर एनलाइटनमेंट को लेना। तो अगर उसको एनलाइटनमेंट लेना है तो उसको अपने एक बंधन से मुक्त होना पड़ेगा जो पुरुष और प्रकृति के बीच में बन गया है। क्लियर, आपको यहाँ तक समझ में आ गया पक्का, ठीक है। सो पुरुष क्या है, सुप्रीम रियलिटी, प्रकृति क्या है, ऑल अदर नेचुरल थिंग्स अदर देन सुप्रीम रियलिटी, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करना है, पुरुष और प्रकृति को दोनों को अलग होना पड़ेगा, ठीक है। और ये अलग होने कंसेप्ट ही जो है आपको वेरियस फिलोसॉफी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो ओके, तो सबसे पहला हमने जो इंडिपेंडेंट ग्राउंड पर देखेंगे वो रहेगा सांख्य स्कूल। सांख्य स्कूल क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है कपिल मुनि के द्वारा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सांख्य स्कूल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है उसको अर्ली सांख्य बोला जाता है। अर्ली सांख्य फोकस कर रहा था प्रकृति के ऊपर, क्योंकि हमने बात की तो कि प्रकृति जो है पूरी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं आत्मा के अलावा या फिर पुरुष के अलावा। तो ये जो स्कूल होगा, जो अर्ली सांख्य स्कूल है, वो मटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी के ऊपर बेस्ड था। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि सांख्य स्कूल कितने पार्ट में डिवाइडेड है और ये किस पर्टिकुलर अर्ली सांख्य किसके ऊपर बेस्ड है। तो अर्ली सांख्य प्रकृति की बात करता है और ये मटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। लेटर सांख्य जो है ये पुरुष, जैसे हमने बात की पुरुष जिसे ब्रह्म भी कहा जाएगा, जो एक सुप्रीम रियलिटी है, तो लेटर सांख्य स्कूल इस पुरुष वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ओके। वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड, और ये जो है ये स्पिरिचुअलिस्टिक है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि पुरुष जो है ये स्पिरिचुअलिस्टिक फिलोसॉफी है, प्रकृति जो है वो मटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि पहले प्रकृति को एड्रेस किया, सेकंड पार्ट में पुरुष को एड्रेस किया। अब क्या है, नाउ बोथ पुरुष एंड प्रकृति टुगेदर क्रिएट द वर्ल्ड, ओके। तो अब जो है पुरुष और प्रकृति जो है वो वर्ल्ड को क्रिएट करेगी। जैसे बहुत सारे पुरुष के फॉर्म जो है गॉड के अलग अलग फॉर्म आपको आत्माओं के रूप में देखने को मिलेंगे, और आत्मा जो है सभी आत्मा एक बॉडी से कवर्ड है जो एक प्रकृति का पार्ट है। तो ये जब दोनों मिलेंगे तो एक तरीके से वर्ल्ड को क्रिएट करेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको अच्छे से। चलो आगे हम बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और टर्म की यहाँ पर बात की है, दैट इज जीव। अब जीव क्या है, ठीक है। पुरुष एक अलग है जो सुप्रीम रियलिटी है, प्रकृति एक अलग है जो नेचुरल एलिमेंट्स है, ठीक है। बट जीव यहाँ पर एक अलग टर्म है, जिसका मतलब क्या है, स्टेट। ये एक स्टेट है इन विच पुरुष इज बॉन्डेड टू प्रकृति इन सम फॉर्म। हमने बात की आत्मा का एक बॉडी कवर, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेट है ना कि आत्मा को जो बॉडी कवर मिल रहा है ना, क्योंकि बॉडी कवर इज अ पार्ट ऑफ प्रकृति, ठीक है, और आत्मा इज अ पार्ट ऑफ पुरुष। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेट है दैट इज जीव, ओके। तो जीव आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि कौन सी स्टेट होती है जिसमें पुरुष और प्रकृति दोनों एक दूसरे से बाउंडेड है, ठीक है। अब आपको सांख्य फिलॉसफी का सही अर्थ समझ में आएगा, ठीक है। अब सांख्य फिलॉसफी जो है इसका मेन मकसद क्या है, जैसे हमने बात की हिंदुइज्म का बेसिक पर्पस है मोक्ष का अटेनमेंट करना, साल्वेशन की प्राप्ति करना। तो साल्वेशन की अटेनमेंट होगी एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज से, ठीक है। जब आपको सही बात का ज्ञान होगा। सही बात क्या है, तो अभी हमको ये फील होता है जब आत्मा बेसिकली प्रकृति के इर्द गिर्द होती है तो हम बहुत सारी जो प्रकृति की चीज़ें हैं उसको हम नेवर एंडिंग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर रियल नॉलेज ये है कि जो आपको ये समझना है कि पुरुष एंड प्रकृति दे बोथ आर डिस्टिंक्ट एंटिटीज, एंड जो पुरुष है वो कोशिश ये करेगा कि वो प्रकृति से जो बाउंड उसको मिला हुआ है उससे निकलकर वो मोक्ष की प्राप्ति कर सके, ठीक है। तो एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज ये है, ठीक है, कि क्या कि हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमको प्रकृति में से अपने आप को निकालना है, ओके, ठीक है। चलो, सो एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज अगर आप करेंगे तभी आपको साल्वेशन मिलेगा, है ना। एक इसको हम समझ लेते हैं साल्वेशन क्या होता है। तो साल्वेशन इंग्लिश में इसको आप एक और वर्ड से जान सकते हो, दैट इज एनलाइटनमेंट।
इसे ही हम लोग मोक्ष कहते हैं इन हिंदुइज्म। इसको अगर आप जैनिज्म में जाएंगे तो इसको कैवल्य ज्ञान कहा जाएगा, और अगर आप बुद्धिज्म में जाएंगे तो इसको निर्वाण कहा जाएगा। ओके, सो ये वाले टर्म्स आपको याद रखना है कि अगर मैं निर्वाण बोल रही हूँ, अगर मैं कैवल्य बोल रही हूँ, अगर मैं मोक्ष बोल रही हूँ, या मैं यहाँ पर साल्वेशन बोल रही हूँ या एनलाइटनमेंट बोल रही हूँ, तो ये सब जो वर्ड्स है ये सिमिलर ही है, ठीक है। सो साल्वेशन मिलेगा एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज से, अंडरस्टैंडिंग दैट पुरुषा इज डिफरेंट फ्रॉम प्रकृति। हमने बात कर ली, यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो, एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज से आपको समझ में आएगा एक्विजिशन की भी मेथड होती है। आपको रियल नॉलेज कैसे मिलेगा, तो उसके लिए 3 मेथड आपको प्रैक्टिस करनी है। पहला है या तो आप प्रत्यक्ष देख लो, है ना, आपको प्रत्यक्ष जैसे लोग तपस्या करते हैं तो तपस्या करने के बाद उनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो जाती है, तो प्रत्यक्ष सेल्फ एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो या तो आप प्रत्यक्ष देखकर एनालाइज कर लो, या तो आप अनुमान लगा लो, ठीक है, कि पुरुष जो है वो प्रकृति से डिफरेंट है, या तो हम शब्द या किसी से ज्ञान की प्राप्ति जब आप करोगे, कोई पर्टिकुलर वेदास की ज्ञान की प्राप्ति इसमें हम बोलेंगे, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन वेदा, है ना, बोल सकते हैं ना, आपकी वेदास की अथॉरिटी को ये मानते हैं, ठीक है। तो वेदास के अगर आप शब्दों को सुनोगे तो फिर आपका एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज हो जाएगा। क्लियर? ओके, सो ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये साइंटिफिक इंक्वायरी को शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको रिचुअल परफॉर्म करना है ना, मोक्ष को अटेन करने के लिए, या फिर आपको यहाँ पर पूजा पाठ करनी है, भजन संध्या वगैरह करनी है, ये सब हमको नहीं करना है। यहाँ पर 3 ही बेसिकली कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, परसेप्शन दैट इज प्रत्यक्ष, अनुमान दैट इज इन्फेरेंस, एंड शब्द दैट इज हियरिंग। ओके, अगर ये तीनों जो कॉम्बिनेशंस हैं इनको आप अचीव कर लेते हो, या फिर उसमें से एक किसी को भी अचीव कर लेते हो, आपको रियल नॉलेज मिल जाएगा, और रियल नॉलेज से हमको एनलाइटनमेंट वाला जो बेसिकली चीज़ है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो समझ में आया आपको अच्छे से? चलो हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा योग। योग किसके द्वारा दिया गया है? बहुत फेमस है, पतंजलि, बहुत सारे प्रोडक्ट भी आप यूज़ करते होंगे, है ना। सो पतंजलि के द्वारा योग सूत्र दिया गया है। कौन सी बुक है इनकी? योग सूत्र। ओके, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि योग सूत्र में किन बातों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि अगर आप अष्टांग की प्रैक्टिस कर लेते हो, है ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा दैट इज एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज, दैट इज पुरुष इज डिफरेंट फ्रॉम प्रकृति। ये आपको जब समझ में आएगा जब आप अष्टांग की प्रैक्टिस कर लेते हो, है ना। इसको आप लिख लो कहीं पर कि अष्टांग क्या क्या है, ठीक है। सो बेसिकली अष्टांग क्या क्या है? तो अष्टांग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धर्म, ध्यान और समाधि। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लो। इन्होंने ये बताया है कि गॉड जो है ये टीचर भी है और ये गाइड भी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना, टीचर भी है और गाइड भी है। और दिस पर्टिकुलर स्कूल वॉज मोर थिस्टिक देन सांख्य, ठीक है। ये ज़्यादा आस्तिक है, मतलब ज़्यादा आस्था रख रहा है भगवान के ऊपर, है ना। सो ये आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है कि सांख्य थोड़ा लिबरल है, बट थोड़ा सा जो कंजर्वेटिव वाला पोर्शन रहेगा या फिर ज़्यादा जो थिस्टिक वाला पोर्शन रहेगा वो आपको योग में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पर क्लियर है अष्टांग के बारे में, है ना, और योग फिलोसॉफी के बारे में। चलो नेक्स्ट जो हमारा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है ना, ये है आपका न्याय फिलोसॉफी। न्याय फिलोसॉफी की जो बात है हमने लास्ट लेक्चर में भी की थी, जिसमें हमने बात किया था कि न्याय फिलोसॉफी में बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी बताए गए हैं। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये गौतम ऋषि के द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है किसके ऊपर बेस्ड है ना। तो इनके हिसाब से अगर आपको साल्वेशन को अटेन करना है तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज लॉजिक, मेथडोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है एक रियल नॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज आप कैसे करेंगे? तो आप परसेप्शन से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बस 3 ही ग्राउंड थे, परसेप्शन, इन्फेरेंस एंड शब्द दैट इज हियरिंग। यहाँ पर जो है ना 4 ग्राउंड है, परसेप्शन है, इन्फेरेंस है, कंपैरिजन करके भी आपको एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज हो सकता है, और टेस्टिमनी जो होती है बेसिकली या तो आप रिटन टेक्स्ट में पढ़ लो, अगर कुछ आपको टेक्स्ट
से ज्ञान मिल रहा है तो भी आपको साल्वेशन की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। तो देखो हमने जो 3 फिलोसॉफीज अभी पढ़ी है उसमें आपको एक बेसिक क्वेश्चन आपका एड्रेस हो गया होगा कि फिलोसॉफी दी क्यों गई है। तो फिलोसॉफी दी गई है एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज के लिए। एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज आपको कब मिलेगा, जब आपको साल्वेशन की प्राप्ति हो जाएगी। साल्वेशन की प्राप्ति का मतलब क्या है, तो यहाँ पर पुरुष जो है उसको प्रकृति से अलग करना, दैट इज द साल्वेशन, ओके। और इन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये 3 फिलोसॉफी जो है वो बेस्ड है, क्लियर। चलो नेक्स्ट फिलोसॉफी की हम बात करते हैं जो है वैशेषिक फिलोसॉफी। इट वॉज द मोस्ट प्रैक्टिकल वन, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया है, तो ये कणद ऋषि द्वारा दिया गया है। इन्होंने बताया कि सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे अराउंड, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब क्या है, एटम्स हैं। तो बेसिकली जिसको हम आत्मा बोल रहे हैं, जिसको हम पुरुष बोल रहे हैं, जिसको हमको प्रकृति से सेपरेट करना है, दैट इज एटम, है ना, या फिर दैट इज परमाणु, ठीक है। इनका मानना ये है कि ब्रह्मा इज द फंडामेंटल फोर्स दैट कॉजेज कॉन्शियसनेस इन दिस एटम, ठीक है। बेसिकली आत्मा है ना, या फिर आपका पुरुष है, पुरुष, या फिर हम यहाँ पर जो है बेसिकली बोल सकते हैं कि इसको परमाणु कहा गया है। ये परमाणु जो है इसमें ब्रह्मा एक फंडामेंटल फोर्स जैसा काम करता है, ठीक है। ये बेसिकली बताया गया है कणद ऋषि के द्वारा, ठीक है। आपको याद रखना है कि अगर ये प्रैक्टिकल है ना, अगर ये लिबरल है तो फिर ये क्यों जो है ये आस्तिक फिलोसॉफी का पार्ट है। तो ऐसा नहीं है कि आस्तिक फिलोसॉफी में बस नॉन प्रैक्टिकल रिलीजन ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत प्रैक्टिकल रिलीजन है जो बताता है कि परमाणु इज द मेन फंडामेंटल एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, है ना। बट अगर इसके अंदर एक एनर्जी नहीं गई, और एनर्जी किसकी बात की जा रही है, ब्रह्मा की बात की जा रही है, तो अगर उसमें वो एनर्जी नहीं है तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। क्लियर है आपको, ओके। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मीमांसा, है ना। देखो हम लोगों ने अभी क्या बात की थी कि यहाँ पर जो आस्तिक फिलोसॉफी है जो डायरेक्टली बेस्ड है वैदिक टेक्स्ट पे, वो 2 पार्ट है उसके, एक है मीमांसा और एक है वेदांता, ठीक है। और इंडिपेंडेंट ग्राउंड वाली हम लोगों ने कवर कर ली है, ठीक है। चलो तो डायरेक्टली बेस्ड ऑन वेदास, है ना, इसमें आपका मीमांसा आएगा और वेदांत आएगा। मीमांसा जो है वो रिचुअल पार्ट पे फोकस करेगा, और वेदांता जो है वो उसी का फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पर फोकस करेगा, किसका, वेदास का, है ना। तो जो बेसिकली जैसे वेदास में रिचुअल्स के बारे में बताया गया यजुर्वेद में, है ना। बाकी अगर आप देखो नॉर्मल जो वेदास हैं आपके ऋग्वेद वगैरह, उसके अंदर आपको फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट बताया गया, तो वेदांत उस पर फोकस कर रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर इन्होंने क्या क्या बताया है, ब्राह्मण के बारे में बताया है, और जो ब्रह्मा है ना, ये किसी भी वेद का स्टार्टिंग पार्ट है, ठीक है। तो याद रखना कि ब्रह्मा क्या है, किसी भी वेद का स्टार्टिंग पार्ट है। और ये जो है मीमांसा का मतलब वो है आर्ट ऑफ रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पर बेसिकली रिचुअल्स के बारे में फोकस किया गया, जैसे हमने बात की अभी स्टार्टिंग में भी। रिचुअल अगर आपको करने हैं तो आपको कुछ पर्टिकुलर लॉजिक यहाँ पर रिचुअल्स के लिए दिया गया है मीमांसा फिलोसॉफी के अंदर, ठीक है। नीड टू परफॉर्म वैदिक रिचुअल्स टू अटेन साल्वेशन, ठीक है। साल्वेशन को अगर आपको अटेन करना है तो आपको वैदिक रिचुअल परफॉर्म करने ही पड़ेंगे, ठीक है। विच नीड्स सर्विस ऑफ प्रीस्ट। अब वैदिक रिचुअल जो है वो कौन करवाता था, है ना, तो वो ब्राह्मण करवाता था। तो यहाँ पर आपको जो ब्राह्मणों की पूजा है या फिर ब्राह्मणों की सर्विस है उसके बारे में बताता है। इससे आप शायद समझ सकते हो कि ये वाला जो पर्टिकुलर स्कूल है वो ज़्यादा कंजर्वेटिव है एज कम्पेयर टू अदर पर्टिकुलर स्कूल ऑफ फिलोसॉफीज, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ साथ कंजर्वेटिव है तो ऑब्वियसली वर्ण सिस्टम की बात करेगा। वर्ण सिस्टम में थ्योरी ऑफ कर्मा देगा। थ्योरी ऑफ कर्मा क्या होता है बेसिकली वर्ण सिस्टम में, कि अगर आप शूद्र हैं तो शूद्र आप इसलिए बने क्योंकि आपके कर्म पिछले जन्म में कुछ थे, दैट इज थ्योरी ऑफ कर्मा रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम, ठीक है। तो वर्ण सिस्टम दिया, और यहाँ पर आप अगर देखो तो ये जो है थ्योरी ऑफ कर्म भी देगा, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ कर्म भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इन्होंने बुद्धिज्म को चैलेंज किया ताकि वैदिक ऑथोरिटी को रिस्टोर किया जा सके, और धर्म मस्ट बी इन्फर्ड फ्रॉम ऑथोरिटी ऑफ वेदास, ठीक है। तो ये वाली बात भी हमने कर ली।
मीमांसा किसने दिया हुआ है? तो जैमिनी ने दिया हुआ है, जो डिसाइपल रहे हैं वेद व्यास के। क्लियर? सो जैमिनी के अनुसार मीमांसा क्या है? तो मीमांसा है एक तरीके से लॉजिक, आर्ट ऑफ लॉजिक रिलेटेड टू वैदिक रिचुअल। अब वैदिक रिचुअल परफॉर्म करने वाले ब्राह्मण, तो हमको ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, तो ऑब्वियसली अगर वो ब्राह्मण को सुपीरियर रख रहे हैं तो दूसरे जो वर्णास हैं उनको लोअर कैटेगरी में रखेंगे, तो लोअर कैटेगरी में जो है वर्ण सिस्टम पे फोकस करेंगे, थ्योरी ऑफ कर्मा पे फोकस करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर बुद्धिज्म को चैलेंज करेंगे, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स जो है आपको यहाँ पर मीमांसा के बारे में पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है। किसके द्वारा दिया गया? जैमिनी ने दिया है, जो डिसाइपल रहे हैं वेद व्यास के। चलो नेक्स्ट है हमारा वेदांता फिलोसॉफी। इट इज़ द लास्ट फिलोसॉफी ऑफ आस्तिक स्कूल, ठीक है, एंड इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, और इन्हीं 6 पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? षड दर्शन। ओके चलो, तो वेदांता मतलब क्या है? वेदांता जो उत्तर मीमांसा का पार्ट है ना, इस मीमांसा को आप पूर्व मीमांसा बोलते हो, वेदांत को आप उत्तर मीमांसा बोलते हो। किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है महर्षि व्यास के द्वारा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महर्षि व्यास जो है, इनकी एक बुक है जिनका नाम है ब्रह्म सूत्र, है ना, इनको बाद नारायण भी कहा जाता था, और यहाँ पर जो ब्रह्म सूत्र है ये वेदांता का बेसिक टेक्स्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब थोड़ा समझना ध्यान से, वेदांता जो होता है इसका मतलब होता है वेदों का अंत, ठीक है। वेदों का अंत मतलब एंडिंग ऑफ वेदास नहीं, कंक्लूजन ऑफ द वेदास है। मतलब अगर आप वेदांता तक पहुंच गए हो तो मतलब आपने बहुत ज़्यादा वेदास को समझ लिया है, और अब जो है आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यही जो वेदांता है इसको उपनिषद भी कहा जाता है। तो जो पर्टिकुलर स्कूल ऑफ फिलोसॉफी उपनिषद पे बेस्ड होगी, दैट इज द वेदांता फिलोसॉफी, ठीक है। जैसे हमने बोला कि फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को कवर किया है, कंक्लूजन आप कब निकालोगे? जब आपको पूरी फिलोसॉफी क्लियर होगी। समझ में आया आपको? तो ये उपनिषद पे फोकस करता है, दैट इज द लेटर पार्ट ऑफ इच वेदा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, ब्राह्मा पे फोकस करता है, ब्रह्मांश पे, जो स्टार्टिंग पार्ट है हर वेदा के, और ये लेटर पार्ट पे फोकस करता है। दैट्स वाई पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से रखनी है यहाँ पर, ठीक है। ब्रह्म सूत्र और बाद नारायण बेसिक टेक्स्ट है, इसकी बात हमने कर ली। फिलोसॉफी क्या बताई? ब्रह्मा इज रियलिटी एंड एवरीथिंग एल्स इज माया, है ना। ब्रह्मा जिसको पुरुष हमने बोला था वो रियलिटी है, बाकी सब माया है, ठीक है। आत्मा कोइंसाइड्स विद ब्रह्मा, बोथ ब्रह्मा एंड आत्मा आर एटर्नल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। सो हमने जैसे सबसे पहले बात की थी कि ब्रह्मा है, ठीक है, ब्रह्मा के बहुत सारे पार्ट्स हैं, दैट इज आत्मा। आत्मा जो है एक पर्टिकुलर माया में एंटर करती है, ये सब क्या है? माया है। माया को हम क्या बोल रहे हैं? इल्यूजन बोल रहे हैं। इस पर्टिकुलर इल्यूजन में जब आत्मा एंटर करती है तो वो जो है प्रकृति का पार्ट बन जाती है। बट यहाँ पर अगर उसको साल्वेशन की प्राप्ति करनी है तो उसको वापस ब्रह्मा में मिलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा एंड आत्मा बोथ आर इनडिस्ट्रक्टिबल टू इच अदर, ठीक है, ये दोनों को सेपरेट किया ही नहीं जा सकता। क्लियर? सो दैट्स वाई अगर आपको वापस आत्मा को ब्रह्मा में मिलाना है तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, या फिर आपको जो है साल्वेशन अटेन करना पड़ेगा, जिसके अलग अलग थ्योरीज हमने बात की सांख्य स्कूल में, दैट इज परसेप्शन, इन्फेरेंस एंड हियरिंग। फिर हमने बात की योग में, वो जो आपके अष्ट अंग थे, है ना, अष्टांग जिसको हमने बोला था। इसके अलावा हमने बात की थी वैशेषिक स्कूल में, न्याय स्कूल में। तो सबका अपना अपना तरीका है। यहाँ पर भी जो है वेदांत का जो षड दर्शन दिया गया है, इसका भी एक तरीका आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ये कर्मा की थ्योरी पर भी फोकस करता है, ठीक है। होपफुली जो आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है उसमें ये 6 फिलोसॉफीज आपको क्लियर हो गई होंगी अच्छे से, ठीक है। चलो अब हमको यहाँ पर हमने आपके लिए एक टेबल बना के रखी हुई है, और ये टेबल में ये सब जो फिलोसॉफीज़ हैं ये तो आस्तिक है, और जो चारवाक है ये नास्तिक फिलोसॉफी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये टेबल जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक कंपाइलेशन है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और इससे आपके सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके, एग्जाम में, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। चलो सो हमने क्या बात की कि यहाँ पर वेदांत है ना, और वेदांत को हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको कहा जाता है षड दर्शन। बेसिक वेदांत की बात को हम समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पर आत्मा की बात की गई है, दैट इज द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, ठीक है। आत्मा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, द लाइफ फोर्स बियॉन्ड द रियल्म ऑफ टाइम, स्पेस, सेंसेस दैट एक्टिवेट्स द माइंड बॉडी
कॉम्प्लेक्स। ओके, ब्रह्मा क्या है? द रियलिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जैसे ये ब्रह्मा है जो सुप्रीम रियलिटी है, उसमें से बहुत सारे इंडिविजुअल रियलिटी निकली है, जिसका मतलब क्या है? आत्मा है। ठीक है, तो ये सुप्रीम रियलिटी। द यूनिवर्स एमिनेट्स फ्रॉम ब्राह्मण। ठीक है, ब्रह्मा से यूनिवर्स बनता है और ब्रह्मा में ही मिल जाता है। आपको पता होगा बिग बैंग थ्योरी के बारे में कि यहाँ पर एक समय पर एक्सपांशन हुआ, बट वापस जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और वो एक सिंगल पॉइंट के अंदर होगा। ठीक है, तो दैट इज़ ब्रह्मा, है ना, दैट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी जो किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, और उसके जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं वो है आत्मा। ठीक है, सो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देन माया क्या है? तो माया क्या है? तो माया वो बेसिकली पर्यावरण, आपको पता होगा ना, आवरण। ठीक है, तो हमारे आसपास का जो भी सराउंडिंग है, हमारे आसपास का जो भी आवरण है, दैट इज़ माया। ठीक है, अदर देन आत्मा, है ना। आत्मा क्या है? एक इंडिविजुअल सुप्रीम रियलिटी का पार्ट है। उसके ऊपर जो बॉडी भी है, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ माया। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया होगा। तो शील्ड्स द ब्रह्मा फ्रॉम आत्मा एंड कॉज द आत्मा टू बिलीव दैट इट इज़ अ सेपरेट एंटिटी। जैसे हम सब में आत्मा है, हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं है कि हमारी बॉडी अलग है और हमारी जो सोल है वो अलग है। ठीक है, तो हमको कभी बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि माया ने हमको एक तरीके से सेपरेट कर दिया है ब्रह्मा से, है ना। सो ये बहुत डीप फिलोसॉफिकल चीज़ें हैं, ये आपको शायद अभी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रही होगी, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जितना इम्पॉर्टेंट है हमको उतना पढ़ना ही होगा। ठीक है, सो ये आप याद रखो कि जो माया है ये एक तरीके से शील्ड का काम करती है आत्मा और ब्रह्मा के बीच में, और आत्मा को ये बिलीव करने में मजबूर करती है कि आप जो है वो ब्रह्मा का पार्ट नहीं है, जो आप एक डिस्टिंक्ट एंटिटी है फ्रॉम ब्रह्मा। ठीक है, दैट्स वाई वर्शिप करते हो, दैट्स वाई पूजा पाठ करते हो, ताकि आपको जो है जो सुप्रीम रियलिटी है जिसको आप गॉड के फॉर्म में पूज रहे हो, ठीक है, उसमें आप मिल सको। ठीक है, सो ये बेसिकली आपने प्रवचन वगैरह में सुना होगा, बट ऑब्वियसली हमको यहाँ पर एग्जाम क्लियर करनी है, हमको इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट बहुत डीप में चले जाते हैं। अभी बस आप 3 टर्म्स याद रखो, क्योंकि ये हमारी फिलोसॉफी के अंदर आएगा। ठीक है, चलो अब देखो 4 स्टेप्स हैं कि हमको ये रियलाइज़ हो जाए कि आत्मा और ब्रह्मा एक सिंगल एंटिटी है, ना ही सेपरेट एंटिटी है। तो कैसे स्टेप्स हैं? द वर्ल्ड इज़ एन इल्यूजन, जिसको हमने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, माया। ओनली ब्राह्मण इज़ रियल, ब्रह्मा जो है वो रियल है। ब्रह्मा बोलना है इसको आपको, ब्राह्मण जो है ये पृष्ठ की बात हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, एक सुप्रीम रियलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रियल है, बाकी जो पूरी सभी चीज़ें आपके आसपास जितनी भी सराउंडिंग्स हैं ये सब आपका इल्यूजन है। लाइक बॉडी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इल्यूजन। इसके अलावा क्योंकि ख़त्म हो जाएगी, एक समय बाद आपका जन्म होगा, आप धीरे धीरे बड़े हो जाओगे, बॉडी ख़त्म हो जाएगी। नेचर है, एक पेड़ उगेगा, एक समय बाद उसकी डेथ हो जाएगी, तो सब इल्यूजन है। ठीक है, तो ये बेसिकली माया है। और क्या रियल है? तो आपके अंदर का जो एसेंस है, जो आपके अंदर का जो आत्मा है, दैट इज़ द रियल एंटिटी। ठीक है, सो ये है, देयर इज़ ओनली वन ब्रह्म। कितने ब्रह्मा हैं? बहुत सारे नहीं है, सुप्रीम रियलिटी एक है। ठीक है, विदाउट अ सेकेंड आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्रह्मा है वो एक है। ठीक है, तो वो एक सुप्रीम रियलिटी है और उसके डिस्टिंक्टिव पार्ट क्या है? वो आत्मा है। आई द सेल्फ इज द ब्रह्मा। ठीक है, क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ ब्रह्म, सो आत्मा दैट इज आई, द सेल्फ इज ब्रह्म, ये हो सकता है, और द एंटायर वर्ल्ड इज ब्रह्म। ठीक है, तो जितनी भी आत्माएं यहाँ पर है, जैसे आपको पता है ना परमाणु कंसेप्ट दिया गया था, तो हर एक जो चीज़ें यहाँ पर बनी हुई है वर्ल्ड में वो सब एटम है, और इन एटम के अंदर एक तरीके से लाइफ डालने के लिए ब्रह्मा होते हैं। ठीक है, सो ब्रह्मा इज़ एवरीवेयर। ठीक है, ये बहुत सारी फिलोसॉफीज़ में हमारी बात की गई है, तो ये आपको समझ में आ गया। आत्मा एंड ब्रह्मा आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ठीक है, आत्मा और ब्रह्मा जो है वो एक दूसरे के आइडेंटिकल है। ओके, सो बेसिकली ये कुछ कंसेप्ट्स हैं, जैसे हमने पुरुष और प्रकृति की भी बात की थी, जैसे पुरुष और ब्रह्म एक ही हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो हमने प्रकृति की बात की थी, दैट इज़ माया, दैट इज़ इल्यूजन, है ना। तो सेम वर्ड्स रहेंगे, बट फिलोसॉफी जो है, सभी जितने भी फिलोसॉफी देने वाले लोग हैं उनके हिसाब से जैसे गॉड को कोई समझ नहीं सकता है ना। तो हमने क्या बात की थी? फिलोसॉफी का मतलब सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल क्वेश्चन और फंडामेंटल क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश की गई है, बट ऑब्वियसली जिन्होंने ये वाली फिलोसॉफी दी वो भी भगवान नहीं थे, है ना। तो उन्होंने भी उन चीज़ों को अंडरस्टैंड ही किया है कि क्या हो सकता है ना। तो वो किसी को भी नहीं पता है, इस वजह से आप देख सकते हो कि अलग अलग फिलोसॉफीज़ गिवन है ना। नहीं तो अगर सभी को पता चल जाता कि ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, तो हमको फिर
मतलब हम ही भगवान बन जाते हैं। ठीक है, अब समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है फिलोसॉफीज अलग अलग क्यों दी गई है। ठीक है, तो चलो आप इसको समझना। षड दर्शन विच इज़ अ पार्ट ऑफ वेदांत, जैसे हमने बात की लास्ट जो अभी हमने देखा आस्तिक फिलोसॉफी में, वो क्या था, वेदांत था। वेदांत में क्या होता है, षड दर्शन होते हैं, और इन षड दर्शन में जो पहला दर्शन है दैट इज शंकराचार्य का अद्वैतवाद, है ना। अभी हमारे एक बहुत बड़ा टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया समझने में आत्मा, ब्रह्मा और माया के कंसेप्ट पर। ठीक है, सो अद्वैतवाद मतलब क्या, आत्मा एंड ब्रह्मा आर वन, ये दोनों एक है, दैट इज अद्वैतवाद। इसको कैसे तोड़ोगे आप, तो अद्वैत, अ नहीं, द्वैत डुअल, ठीक है, दो नहीं है एक है, दैट इज अद्वैतवाद। किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है शंकराचार्य के द्वारा। शंकराचार्य ने डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत दिया, सबसेट ऑफ वेदांता, नॉन डुअलिस्टिक, दो नहीं है एक है, नॉन डुअलिस्टिक, एडवोकेट्स मोनोइज्म, मोनोइज्म मतलब सिंगल, गॉड एंड क्रिएटेड वर्ल्ड आर वन। ठीक है, ब्रह्म अल्टीमेट रियलिटी इज फॉर्मलेस, याद रखना अल्टीमेट रियलिटी का कोई फॉर्म नहीं है। ब्रह्मा कैसा होता है, इसका कोई गॉड का आपको नहीं पता है वो कैसे दिखता है, उनका कोई फॉर्म नहीं है। ठीक है, आपको अगर वही हमारा जो पर्पस है, मेन पर्पस है ना हिंदुइज्म का, कि मोक्ष को अटेन करना है, साल्वेशन को अटेन करना है, तो साल्वेशन को अटेन करने के लिए आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, डिवोशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। याद रखना, सीधा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है, तो नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, डिवोशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी साल्वेशन को अटेन करने के लिए। ओके, यहाँ पर इन्होंने भी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को चैलेंज किया और उनसे चैलेंज एक्सेप्ट भी किए। इसके साथ साथ इन्होंने वैदिक फिलोसॉफी को रिवाइटलाइज किया। ओके, चलो इसके अलावा जो शंकराचार्य थे ये शिव के भक्त थे, और इन्होंने 4 जो है मोनेस्ट्रीज बनाई है, वेदांत मोनेस्ट्री। क्वेश्चन सीधा आएगा, याद रखना है, श्रृंगेरी, चिकमंगलूर, द्वारका, गोवर्धन और ज्योतिर्मठ, यूके, जोशीमठ, ज्योतिर्मठ, जिसमें बहुत अभी लैंडस्लाइड के न्यूज़ आपने सुने थे, तो ये ज्योतिर्मठ जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो शंकराचार्य के द्वारा, याद रखना। ठीक है, और वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो वो अद्वैत फिलोसॉफी के ऊपर बेस्ड है। अद्वैत फिलोसॉफी नॉन ड्यूअलिस्टिक, मोनोइज्म। क्लियर, चलो नेक्स्ट है रामानुजाचार्य, जो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, जैसे ये केरला से बिलोंग करते थे, 8th सेंचुरी में थे, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे और ये 11th सेंचुरी के थे। ठीक है, ये क्या थे, तो ये वैष्णवाइट थे। ओके, और ये इंस्पायर्ड थे अलवार से। थोड़ा सा अपन ये वाला कंसेप्ट समझ लेते हैं, अलवार और नयनार क्या है। तो साउथ इंडिया में जो भक्ति सेंट्स हैं, इनको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहले होते हैं अलवार और दूसरे होते हैं नयनार। अलवार जो है ये बेसिकली फॉलोवर होते हैं विष्णु के, और नयनार जो है ये फॉलोवर होते हैं शिव के। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। तो बेसिकली अलवार से इंस्पायर्ड थे और ये वैष्णवाइट थे। ठीक है, क्योंकि अलवार जो है बेसिकली वैष्णव धर्म के फॉलोवर होते हैं, विष्णु के फॉलोवर होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर इन्होंने भी फिलॉसफी दी वेदांता की, जिसको इन्होंने बोला मॉडिफाइड मोनोइज्म और विशिष्ट द्वैतवाद। अब विशिष्ट द्वैतवाद को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, विशिष्ट अलग कर लो और द्वैतवाद अलग कर लो। विशिष्ट मतलब क्वालिफाइड, ठीक है, द्वैतवाद मतलब मोनोइज्म। तो क्वालिफाइड मोनोइज्म जो है दैट इज रामानुजाचार्य का जो विशिष्ट द्वैतवाद है। क्लियर। मॉडिफाइड मोनोइज्म या फिर क्वालिफाइड मोनोइज्म भी आप बोल सकते हो। तो इन्होंने भी नॉन डुअलिस्टिक एस्पेक्ट दैट इज द मोनोइज्म उस पर फोकस किया है। क्रिएशन इज अ पार्ट ऑफ क्रिएटर नॉट डिफरेंट। ठीक है, क्रिएशन दैट इज आत्मा इज द पार्ट ऑफ क्रिएटर दैट इज ब्रह्मा। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। बट क्वालिफाइड का मतलब यहाँ पर क्या है, तो क्वालिफाइड का मतलब है बट इवन सोल व्हेन यूनाइटेड विद सुप्रीम गॉड रिमेन्स डिस्टिंक्ट। जैसे हमने क्या बात की, आत्मा जो है वो ब्रह्मा की एक इंडिविजुअल एंटिटी है। अगर आत्मा ब्रह्मा में मिल भी जाती है ना, तो वो उनका एक पार्ट नहीं बनेगी, वो हमेशा उनसे सेपरेट ही रहेगी। ठीक है, जो विशिष्ट द्वैतवाद का कंसेप्ट है।
तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, जैसे हमने बात की सभी फिलोसॉफी का पर्पस ये है कि साल्वेशन अटेन करने का एक वो रास्ता बताए। तो साल्वेशन अटेन करने के लिए इनका ये मानना है कि हमको डिवोशन की ज़रूरत है, हमको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है साल्वेशन के लिए, ठीक है, नॉलेज की ज़रूरत हमको नहीं है। हमको अगर हम भक्ति करेंगे, दैट इज़ पर्टिकुलर कंसेप्ट जहाँ से हम भक्ति डिराइव करते हैं, भजन करना, कीर्तन करना, लगे रहना भगवान में, दैट इज़ द डिवोशन, ठीक है, दैट इज़ द भक्ति, है ना। यहाँ पर जैसे आज के समय पर आप पूजा पाठ करते हो, आप मंदिरों में जाते हो, ज़रूरी तो नहीं आप वेदास वगैरह पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर जब शंकराचार्य की फिलॉसफी थी उसमें नॉलेज की बात की गई थी, मतलब अगर आपको साल्वेशन की प्राप्ति करनी है तो आपको कुछ बेसिक टेक्स्ट, बेसिक फंडामेंटल चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। बट अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तो आप डिवोशन से अटेनमेंट ले सकते हो साल्वेशन का। तो ये शंकराचार्य, ये बेसिकली रामानुजाचार्य की फिलॉसफी है ना। तो याद रखना ये नॉलेज की बात करता है, ठीक है, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये नॉलेज की बात करता है और ये बेसिकली डिवोशन की बात करता है। क्लियर। सो डिवोशन की ज़रूरत है यहाँ पर, नॉलेज की ज़रूरत नहीं है साल्वेशन के लिए, जो आज प्रैक्टिकली आप प्रेजेंट में देख सकते हो, है ना। प्रेजेंट में सब ज़रूरी सबके पास नॉलेज हो, बट सभी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि उनको साल्वेशन की प्राप्ति हो जाए, है ना, बाय परफॉर्मिंग डिवोशन, ठीक है। चलो इनके वर्क्स आपको याद रखना है क्या क्या है। तो ब्रह्मा सूत्र भाष्य और भाष्य एंड गीता भाष्य, श्री भाष्य एंड गीता भाष्य, ये वाले जो इनके बेसिकली वर्क्स हैं, लिटरेरी वर्क्स बेसिकली ये हैं, तो ये आपको याद रखना है। ओके, होपफुली आपको शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जो है इनकी फिलॉसफी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है माधवाचार्य। माधवाचार्य कर्नाटका से बिलोंग करते थे 13th सेंचुरी में। इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो था द्वैतवाद का। आपने अद्वैतवाद देख लिया, आपने विशिष्ट द्वैतवाद देख लिया। अद्वैतवाद में आपने देखा कि नॉलेज की ज़रूरत होगी, है ना, और विशिष्ट द्वैतवाद में आपने देख लिया कि डिवोशन की नीड होगी साल्वेशन को अटेन करने के लिए। डुअलिज्म क्या बोलता है? तो डुअलिज्म बोलता है, जैसे यहाँ पर हमने बात की अद्वैत मतलब दो नहीं है एक है, डुअलिज्म मतलब क्या है? द्वैतवाद। द्वैतवाद मतलब दो ही है ना, दोनों एक नहीं है। तो समझना ध्यान से, वर्ल्ड इज नॉट एन इल्यूजन, ठीक है, ये वाला टर्म आप याद रख लो, इल्यूजन वर्ल्ड नहीं है। एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड ब्रह्मा, ठीक है, मतलब आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक सेपरेट एंटिटी है, ओके। और जो वर्ल्ड आप देख रहे हो पूरा, जो आप हमने अभी तक बात की थी जिसको माया कहा गया है, वो एक तरीके से इल्यूजन नहीं है, वो एक तरीके से स्थायी चीज़ है ना, वो हमेशा रहेगी, आत्मा चली जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ये माधवाचार्य के द्वैतवाद में दिया गया। ये क्योंकि एक अलग फिलॉसफी दे रहे हैं, आपने देखा कि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य की जो है, दोनों की जो फिलॉसफी है ये मोनोइज्म की थी, ठीक है। तो क्योंकि ये इनके अगेंस्ट फिलॉसफी दे रहे हैं तो ये इनके क्रिटिक होंगे, क्लियर। और इन्होंने क्या किया, उदुपी में कृष्ण मठ की स्थापना की, है ना, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्बारक। इन्होंने द्वैता अद्वैत दिया, ठीक है, ये द्वैत अद्वैत है, द्वैता अद्वैत। द्वैता अद्वैत का मतलब क्या होता है? द्वैता अद्वैत, द्वैत अद्वैत का मतलब होता है गॉड एंड आत्मा आर डिफरेंट बट आत्मा डिपेंडेंट ऑन गॉड। समझ में आया? मतलब जैसे द्वैत का कंसेप्ट है कि बोथ आर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी, अद्वैत का कंसेप्ट है बोथ आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, या फिर हम बोल सकते हैं दे आर ओनली अ सिंगल एंटिटी, ठीक है। बट निम्बारका के हिसाब से दोनों अलग भी हैं, है ना, बट वो दोनों एक भी है, दैट इज द्वैत अद्वैत, ठीक है। तो गॉड एंड आत्मा आर डिफरेंट बट आत्मा डिपेंड ऑन गॉड, ठीक है। ये कंसेप्ट है, याद रखना किसके द्वारा दिया गया है, तो निम्बारक के द्वारा दिया गया है। कहाँ पर ये रहे हैं, तो ये ईस्ट इंडिया में रहे हैं, बट इनका जो जन्म है वो साउथ इंडिया में हुआ है, ठीक है। और इन्होंने किसके बारे में बताया है, तो इन्होंने भक्ति योग के बारे में आपको बताया है, याद रखना, भक्ति योग के बारे में इन्होंने बताया है। और भक्ति योग का मतलब हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, डिवोशन, तो इन्होंने डिवोशन के बारे में बताया है। इसके अलावा किसने डिवोशन के बारे में बताया है? रामानुजाचार्य ने, क्लियर। चलो वल्लभाचार्य की हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये बेसिकली 15th सेंचुरी के थे और ये कृष्णदेव राय की कोर्ट में थे,
ठीक है। कृष्णदेव राय जो है ये एक साउथ इंडिया के विजयनगर डायनेस्टी के रूलर रहे हैं और वहाँ पर ये बहुत फेमस रूलर है और वहाँ पर जो है वल्लभाचार्य को पैट्रोनाइज करते हैं। पैट्रोनाइज करना मतलब संरक्षण देने का कार्य इन्होंने किया। ठीक है। वल्लभाचार्य की बहुत फेमस एक सेक्ट है दैट इज पुष्टि मार्ग संप्रदाय, आप लोगों को पता होगा। अब यहाँ पर पुष्टि मार्ग मतलब क्या है? पुष्टि मार्ग मतलब पुष्टि का मार्ग। ठीक है। तो ये एक मार्ग है, मेथड बाय विच वन कुड वीन गॉड्स ग्रेस बाय भक्ति एंड पुष्टि। ठीक है। कंटेंट, पुष्टि का मतलब यहाँ पर है कंटेंट के द्वारा और भक्ति के द्वारा भगवान की वो पूजा कर सकता है या फिर भगवान के सानिध्य में वो जा सकता है। ठीक है। तो पुष्टि का मतलब याद रखना कंटेंट के द्वारा, है ना, दैट इज द पुष्टि मार्ग संप्रदाय। इन्होंने शुद्ध अद्वैत प्रमोट किया। ओके, शुद्ध अद्वैत प्रमोट किया मतलब प्योर नॉन ड्यूअलिज्म। नॉन डुअलिज्म हमने समझ लिया, जो अद्वैतवाद है शंकराचार्य का, उसमें इन्होंने प्योर कंसेप्ट, है ना, प्योर नॉन डुअलिज्म दिया। कृष्ण वॉज ब्रह्मा एंड सॉल एंड गॉड आर वन एंड सेम। ठीक है। सो ब्रह्मा क्या नाम इन्होंने रख दिया, जैसे हमने शंकराचार्य की फिलोसॉफी में पढ़ा था कि ब्रह्मा एक फॉर्मलेस एंटिटी है, उनको कोई फॉर्म नहीं है, बट इनके हिसाब से ब्रह्म कौन है? तो इनके हिसाब से ब्रह्म कृष्ण है और सॉल और जो गॉड है वो दोनों क्या है? सेम है, याद रखना, है ना। इन्होंने फॉर्म के बारे में बताया है और फॉर्म में इन्होंने बेसिकली कृष्ण के बारे में बताया है। क्लियर है ना। इनका जो बेटा है जिनका नाम विट्ठल नाथ था, ये भी बहुत फेमस है इन पर्टिकुलर सेक्ट के लिए और इनके जो है अच्छे रिलेशन थे अकबर से। तो अकबर से किसके अच्छे रिलेशन थे? विट्ठल नाथ के। ठीक है। कृष्णदेव के राय के कोर्ट में कौन रहता था? तो वल्लभाचार्य रहते थे। वल्लभाचार्य ने क्या संप्रदाय दिया? पुष्टि मार्ग संप्रदाय। पुष्टि मार्ग संप्रदाय मतलब क्या? पुष्टि और भक्ति दोनों यहाँ पर एक मेथड है अटेन करने के लिए साल्वेशन, और पुष्टि का मतलब होता है कंटेंट। यहाँ पर जो कृष्णा है इनको इन्होंने ब्रह्म बताया है, मतलब इन्होंने फॉर्म ये बताया है कि जो पर्टिकुलरली ब्रह्मा है उसका भी एक फॉर्म होता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी जितनी भी ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी थी वो कंप्लीट होती है, जिसमें हमने क्या क्या बात की? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, ठीक है, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। इसके अलावा उत्तर मीमांसा के अंदर जो वेदांता है उसमें षड दर्शन आता है, जिसमें अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और द्वैतवाद, ये हमने कवर किया। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी की। हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी मतलब नास्तिक फिलॉसफी, है ना। तो बेसिकली जो फिलॉसफी नास्तिक है दैट इज आर हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी। नास्तिक फिलॉसफी की हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में बात की थी कि वो फिलॉसफी है जो वेदास को अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी नहीं मानती है। ठीक है। जिसके हिसाब से वेदास को ही पढ़ने से या फिर वेदास के नॉलेज से ही हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। दैट इज द नास्तिक फिलॉसफी। ठीक है। इसमें चार हमने बात की थी, एक बुद्धिज्म है, एक जैनिज्म है, एक चार्वाक फिलॉसफी है और एक जो है वो अजीविक फिलॉसफी है। ठीक है। चलो इसका वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं। चार्वाक फिलॉसफी जो है बेसिकली ये एक मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है। ठीक है। नास्तिक है मतलब भगवान को नहीं मानती है ना। तो इसके हिसाब से क्या है? मटेरियलिज्म, ओनली थिंग्स दैट कैन बी परसीव्ड डायरेक्टली एग्जिस्ट, ओनली गोल ऑफ ह्यूमन इज टू एंजॉय प्लेजर एंड अवॉइड पेन। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, जैसे हमने बात की ब्रह्मा, आत्मा, पुरुष, प्रकृति, ये सब इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ही नहीं वर्ल्ड में। जो भी आपको दिख रहा है वो ही रियल है, बाकी जितनी भी बातें हमने की गॉड, ब्रह्मा वगैरह, ये सब अनरियल चीज़ें हैं। तो इनका कोई औचित्य नहीं बनता है बात करने का, तो बस इंजॉय करो और मटेरियलिस्टिक लाइफ को आप जियो। दैट इज़ द चार्वाक फिलोसॉफी। ठीक है। तो ये इन्होंने बोला था और इन्होंने ये माना था कि गॉड नहीं होते हैं, दैट्स वाई दे आर नास्तिक। ठीक है। इन्होंने वेदास को रिजेक्ट किया और उन्होंने रिचुअलिज्म को भी रिजेक्ट किया। इनके हिसाब से नेचर एग्जिस्ट करता है, वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है और जितनी भी चीज़ें हैं बस वही एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा ब्रह्मा नहीं है, गॉड नहीं है, पुरुष नहीं है, माया नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस जो तो आपको दिख रहा है वही रियल है, बाकी सब नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये बेसिकली चार्वाक फिलोसॉफी बताता है। नेक्स्ट है अजीविक फिलोसॉफी,
है ना, आजीविका सेक्ट इसको बोलते हैं, ये फेटलिस्ट थे, ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फिलोसॉफी है। इन्होंने जो डॉक्ट्रिन दिया दैट इज नियतिवाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेटलिस्ट मतलब नियति के भरोसे पर। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें होनी है वो होकर ही रहेंगी, आपकी यहाँ पर कोई भी फ्री विल नहीं है। अगर आप यहाँ पर सोचेंगे कि मैं भगवान की भक्ति कर लेता हूँ, मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा, तो ऐसा नहीं है, है ना। अगर आपके एग्ज़ाम में फेल होना लिखा है तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। सो बेसिकली दैट इज एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म, ठीक है, एवरीथिंग दैट इज हैपेंड इज हैपनिंग एंड विल हैपन, इज प्री ऑर्डेंड एंड नथिंग कैन चेंज इट। अगर कुछ होना लिखा है, अगर आपका एक्सीडेंट होना लिखा है तो वो होगा, ठीक है, अगर वो होना लिखा है तो वो होगा। आप कितना भी कोशिश कर लो कि नहीं मैं हेलमेट पहनूंगा या फिर मैं कुछ कर लूँगा, फिर भी अगर होना लिखा है तो वो होने ही वाला है। दैट इज द आजीविका फिलोसॉफी, दे आर फेटलिस्ट, ठीक है, याद रखना, दे वर द फेटलिस्ट एंड दे वर द मटेरियलिस्ट, ओके। इम्यूटेबिलिटी, प्री डिटरमाइंड बिलोंगिंग, ठीक है, ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, ऑलरेडी सब कुछ तय है, ठीक है, दैट इज द फेटलिस्ट। कर्म डॉक्ट्रिन इज अ फैलेसी, मतलब कर्म की जो थ्योरी है ना कि आप अच्छे कर्म करो आपके साथ अच्छा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये सब गलत बातें हैं, है ना, ये इनका मानना है। अजीविक मेटाफिजिक्स, थ्योरी ऑफ एटम सिमिलर टू वैशेषिक, ये आप याद रखो, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपको कि कौन सी पर्टिकुलर फिलोसॉफी थी जो वैशेषिक के साथ सिमिलर थी, कौन सी पर्टिकुलर नास्तिक फिलोसॉफी थी जो वैशेषिक जैसी ही जानकारी आपको प्रोवाइड करती थी। सो दैट वाज द आजीविका फिलोसॉफी। ये याद रखना किसने दी है, तो मक्खली गोशाल, ठीक है, एंड ही वाज एक्चुअली कंटेम्प्ररी ऑफ महावीर जैन, है ना, ऐसा बोलते हैं कि मक्खली गोशाल पहले महावीर के साथ थे, बट फिर बाद में कुछ डिफरेंसेस के बाद वो महावीर से अलग हो गए और फिर उन्होंने अपनी एक फिलोसॉफी को निर्मित किया। क्लियर। सो ये दो फिलोसॉफी हमने बात की। इसके अलावा हमारी दो और फिलोसॉफी है, दैट इज़ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करना पॉसिबल नहीं है, उसमें बहुत सारा कंटेंट है, ठीक है, क्योंकि आपका एक सिलेबस का भी ये पार्ट है, तो ये हम अलग से एड्रेस करेंगे हमारे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में। सो अभी हमने ये दो हेटेरोडॉक्स फिलोसॉफी डिस्कस कर ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो टॉपिक था ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था, लाइक फिलोसॉफी बहुत इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होती है, ये बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है या फिर बहुत डीप टॉपिक है, ठीक है, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी फैक्ट्स, जैसे हमने यहाँ पर जो भी फैक्ट्स कवर किया है ना, ये बहुत रिफाइंड फैक्ट्स है, मतलब बहुत ज़्यादा गाथाएं वगैरह नहीं है ना, बहुत रिफाइंड फैक्ट्स है, जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो कोशिश कीजिए कि जितने फैक्ट्स आपने लिखे हुए हैं उन, मतलब पहले तो आप फैक्ट्स लिख लीजिए और जितने फैक्ट्स आपने लिखे हुए हैं उनको आप बिल्कुल अच्छे से रट डालिए, बिकॉज यहाँ पर जो है क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आ सकता है। लाइक ये सब जो टेबल वगैरह है ना और ये सब जो पॉइंट्स हैं ये बहुत फिल्टर्ड पॉइंट्स है, बहुत रिफाइंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो दिस वॉज आर टुडेज लेक्चर, ठीक है। इसके अलावा ज्ञानशिला एकेडमी पर हमने पीएससी 2024 का जो नया सिलेबस चेंज हुआ है एमपीपीएससी का, उसके जितने भी न्यू टॉपिक्स हैं उन सबको कवर किया है। यहाँ पर आपको ज्योग्राफी का लेक्चर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ट्राइबोलॉजी का लेक्चर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको हिस्ट्री का लेक्चर मिल जाएगा, तो आप उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। और ये जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये बहुत क्वालिटी कंटेंट है, ये आपको और कहीं यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। यूट्यूब चैनल पर जो है बस उन्होंने बातचीत वगैरह करी है, 1-2 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें वगैरह की है, कोई प्रॉपर टॉपिक समझाया नहीं है और चीज़ों को ख़त्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर रहे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।